दोस्तों, अगर मैं अभी आपसे कहूं कि आप जिस डेमोक्रेसी में रह रहे हो और जो सरकार अभी शासन कर रही है, उसे परमानेंट कर दिया गया है और आपको अपने बहुत से मौलिक अधिकार उस सरकार के सामने सरेंडर करने हैं और बदले में वो सरकार आपको प्रोटेक्शन और एक समाज देगी जहां आप रह सकते हो, तो इस पे आपके क्या विचार होंगे? ऑब्वियसली आप में से कई लोग मना कर देंगे क्योंकि एक ऐसी सख्त सरकार तानाशाह बनने में देर नहीं लगाएगी। लेकिन इसी फिलॉसफी को अपनाकर कई देशों की सरकारें चल रही हैं। हाँ, कोई सीधे नहीं कहता कि हमारा देश तानाशाही से चल रहा है, लेकिन सबको दिखता जरूर है। इसी राजनीतिक विचार को जन्म देने वाले एक फिलोसोफर थॉमस हॉब्स की हम आज बात कर रहे हैं। अब कई सारे स्टूडेंट्स को पहला कंफ्यूजन ये होता है कि यार ये कैसा फिलोसोफर है जो गवर्नमेंट को तानाशाह बनाने की बात कर रहा है। इसे क्या आम इंसानों की जिंदगी से कोई मतलब ही नहीं है? तो ऐसे आदमी को हम फिलोसोफर कह क्यों रहे हैं? तो देखो, यहाँ पहले हमें उनकी पर्सनल जिंदगी और एक्सपीरियंस को समझना होगा। सबसे पहले इनकी जिंदगी की बात करें तो इनका जन्म 5 अप्रैल 1588 को यूनाइटेड किंगडम के माल्सबरी कस्बे के अंदर हुआ था। हॉब्स के पिता को थॉमस हॉब्स सीनियर के नाम से जाना जाता है, जो कि एक बदनाम पादरी थे। यानी कि इनको आप डिसरेप्यूटेबल लोकल क्लैगरी मैन भी कह सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि एक पादरी है जो चर्च में काम करता है, लेकिन वो बदनाम है। जब हॉब्स 7 साल के हुए तो उनके पिता का झगड़ा एक दूसरे पादरी से हो गया। उस पादरी की उन्होंने बेइज्जती की और मारा पीटा हमला कर दिया, और इसी लड़ाई की वजह से वो और ज्यादा बदनाम हो गए थे। और इसी के चलते वो अपने तीनों बच्चों को अपने बड़े भाई फ्रांसिस हॉब्स के पास छोड़ के चले गए थे। फ्रांसिस हॉब्स काफी वेल्दी आदमी थे, काफी अमीर आदमी थे, लेकिन उनके पास अपनी फैमिली नहीं थी, परिवार नहीं था। तो थॉमस हॉब्स की जो आगे की स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई थी वो फ्रांसिस हॉब्स ने ही करवाई थी। अब ये वो पहला मौका था जब शायद हॉब्स ने पहली बार इंसान की क्रूरता को देखा था कि उसके पिता अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर, अपनी फैमिली को छोड़कर भाग गए, और इसका प्रभाव हॉब्स पे काफी ज्यादा पड़ा भी था। इसके बाद वे अपनी एजुकेशन लाइफ में साइंटिस्ट, फिलोसोफर और हिस्टोरियंस को पढ़ने चले गए, जहां उन्होंने अपनी सोच को विकसित किया कि इंसान स्वभाव से काफी क्रूर और अराजक है। अगर उस पर कंट्रोल ना किया जाए तो वो अपने फायदे के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो दूसरे इंसान हो। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण था अंग्रेजी गृह युद्ध, यानी कि इंग्लिश सिविल वॉर। यह युद्ध 1642 से 1651 तक के बीच में चला था, एक दशक तक। ये जो युद्ध था, इसका मेन मुद्दा ये था कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड में शासन कैसे चलेगा। क्या यहाँ पे चार्ल्स प्रथम की राजशाही चलेगी या फिर यहाँ पे लोकतंत्र चलेगा। अब इस संघर्ष में लोग इतने ज्यादा बेकाबू हो गए थे कि उन्होंने चार्ल्स प्रथम को मौत की सजा सुना दी और 1649 में उनकी गर्दन उनके धड़ से अलग कर दी, और साथ ही दोनों तरफ से तकरीबन 2 लाख लोग मारे गए। अब हॉब्स, जो कि एक प्रकृति प्रेमी और अहिंसक आदमी थे, उन पर इस घटना का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने 64 वर्ष की आयु में साल 1651 में अपनी सबसे जरूरी किताब की रचना की, जिसे हम लेविथान के नाम से जानते हैं। इसे लेविथान या फिर द मैटर के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बता दूं कि हॉब्स की ज़्यादातर मशहूर फिलॉसफी जो है वो उन्होंने 60 वर्ष की आयु के बाद ही लिखी थी, और उनकी मृत्यु 91 वर्ष की उम्र में हुई थी। जब लेविथान लिखी गई थी तो उस समय की फिलॉसफी के सामने एक प्रश्न था कि जनता पर शासन करने वाला शासक कौन होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। और इसके उत्तर के रूप में एक मान्यता बहुत प्रचलित रही थी कि शासन तो वही करेगा जिसे गॉड ने, ईश्वर ने चुना हो, यानी कि किंग्स, क्योंकि गॉड ने ही किंग्स को बनाया है। अगर आप किंग्स की बात नहीं मानोगे तो गॉड आपको नर्क में भेजेगा। अब ये बात हॉब्स जैसे तार्किक लोगों के गले नहीं उतर रही थी। हॉब्स ये बात मानते थे कि गॉड ने किंग को रूल करने का अधिकार दिया है। ये बात एकदम नॉनसेंस है, क्योंकि इससे किसी भी धर्म का तानाशाह बनने का खतरा बढ़ जाता है। मान लो कि किसी धर्म की वजह से कोई किंग खड़ा हुआ है, हम कहेंगे कि इस धर्म के ईश्वर ने इसे किंग बनाया है, तो फिर ये धर्म फैलेगा और बाकी धर्मों को ये सहेंगे नहीं, मतलब बाकी धर्मों के साथ ये लोग बुरा करने लगेंगे। तो ऐसे में संघर्ष बढ़ेगा, हिंसा बढ़ेगी। तो ये बात तो बिल्कुल नॉनसेंस है कि गॉड ने किंग को बनाया है। उनका कहना ये था कि कोई किंग तब किंग बनेगा ना जब लोग उसे अपना सपोर्ट देंगे, लोग उसे पावर देंगे, तभी तो वो रूल कर सकता है। तो यहाँ पे जो किंग बना है वो गॉड की वजह से नहीं बना है, लोगों की वजह से बना है। तो किंग को जो शासन करना है वो इसलिए नहीं करना है कि गॉड ने उसे अधिकार दिया है, बल्कि इसलिए करना है कि जनता ने उसे अधिकार दिया है। तो किंग को लोगों के लिए काम करना चाहिए और लोगों को किंग के ऑर्डर मानने चाहिए। कब तक मानने चाहिए?
जब तक कि उनका जीवन अच्छा चल रहा है। और जिस दिन लोगों को लगे कि किंग या फिर गवर्नमेंट की वजह से उनकी जिंदगी खराब हो रही है, दिक्कत आ रही है, तो वो गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। और इसी को उन्होंने कहा था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ये थी हॉब्स की सबसे फेमस थ्योरी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि लोगों और गवर्नमेंट के बीच में होगी। लेकिन यहाँ पे हॉब्स को एक बैलेंस बनाने की जरूरत थी कि लोग इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट का गलत फायदा ना उठा पाए, कि जरा सी तकलीफ हुई नहीं कि राजा या फिर गवर्नमेंट को बदलवा दिया, सरकार को बदलवा दिया, क्योंकि लोग थोड़े से क्रूर होते हैं, थोड़े से अराजक होते हैं, तो थोड़ी थोड़ी बात पे वो गवर्नमेंट को गिराने लगेंगे। और इस बात का एक अच्छा सबूत ये है कि अभी अभी चार्ल्स प्रथम की गर्दन काटी गई है। तो इसी के उपाय के लिए हॉब्स ने एक टोटलिटेरियन गवर्नमेंट का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था कि एक ऐसी गवर्नमेंट की स्थापना करनी होगी जिसके सामने लोग अपने सारे अधिकार सरेंडर कर दें और गवर्नमेंट के आदेश का पूर्ण रूप से पालन करें। अब कोई भी इस तरीके की टोटलिटेरियन गवर्नमेंट के अंडर रहने के लिए क्यों तैयार होगा? तो हॉब्स ने कहा कि आप उस वक्त की सोचो जब गवर्नमेंट्स और किंग नहीं थे, यानी आदि मानव के जमाने में। तब क्या होता था कि लोग छोटी छोटी बातों पे लड़ते थे, एक दूसरे को मार देते थे और कभी शांति नहीं रह पाती थी। अगर टोटलिटेरियन गवर्नमेंट नहीं आई तो यहाँ भी कभी शांति नहीं आ पाएगी। यहाँ भी लोग लड़ते रहेंगे, एक दूसरे को मारते रहेंगे। अब लोगों के मन में दो चीज़ें हो गई थी, अगर गवर्नमेंट नहीं हुई तो हम एक दूसरे को मार देंगे, और अगर गवर्नमेंट हुई तो सारे राइट्स सरेंडर करने पड़ेंगे, पर कुछ एक राइट्स मिलेंगे, जैसे कि प्रोटेक्शन का राइट, यानी कि सुरक्षा मिलेगी और हम कम से कम जिंदा रह सकते हैं। तो फिर हॉब्स से ये पूछा गया कि इस गवर्नमेंट को चेंज कैसे किया जा सकता है। तो हॉब्स ने ये कहा कि अगर गवर्नमेंट या फिर रूलर आपकी जान के पीछे पड़ जाए तब आप विरोध कर सकते हैं, तब आपको ये हक है कि आप गवर्नमेंट को और रूलर को बदल सकते हो। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट आप पे भारी टैक्स लगाती है, अपोजिशन को दबा देती है, अर्थव्यवस्था उथल पुथल कर देती है, या फिर जो असंतुष्ट लोग होते हैं थोड़े बहुत, अगर उनको जेल में बंद कर देती है, तब आप विरोध नहीं करेंगे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप सहेंगे, लेकिन अगर आपकी जान पे खतरा आ गया तब आप विरोध कर सकते हो। अब टोटलिटेरियन या फिर तानाशाह गवर्नमेंट तो ऐसी ही होती है, सीधी सी बात है, लेकिन गारंटी ये है कि अगर आप उनके हिसाब से चलोगे तो आप जिंदा रहोगे। हॉब्स ये बात कहते हैं कि गवर्नमेंट के हाथ में अनलिमिटेड पावर होगी तभी लोगों को प्रोटेक्शन मिल सकती है, नहीं तो अगर इंसानों के हाथ में पावर आ गई तो वो खुद भी शांति से नहीं रहेंगे और दूसरे को भी नहीं रहने देंगे। तो कुल मिला के हॉब्स सुरक्षा और आज्ञाकारिता के बीच में एक संबंध बैठाने की कोशिश करते हैं। आप आज्ञाकारिता करते रहिए और सुरक्षित रहिए। अब देखिए, हम में से ज्यादातर लोगों को ये बात लगती है कि हॉब्स की ये फिलॉसफी किसी काम की नहीं है, बहुत ही गलत है, इससे लोग दबते हैं, लोगों के अधिकार दबते हैं। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि वो जिन हालातों में बड़े हुए हैं, उन्होंने सिविल वॉर भी देखा है, अपने फादर को भी देखा है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी भी हैं, तो जिन हालातों में बड़े हुए उन हालातों के हिसाब से उन्होंने अपनी एक थिंकिंग डेवलप की कि आदमी तो होता ही क्रूर है, वो तो गलत ही करता है। तो इसी के चलते उन्होंने अपनी ये फिलॉसफी बनाई है और आखिर में वो यही चाहते हैं कि इंसान जिंदा रहे, क्योंकि अगर इंसान को खुला छोड़ दोगे तो वो एक दूसरे को मार के खाएगा। तो कुल मिला के वो मानवतावादी हैं, लेकिन थोड़े से सख्ती से हैं। तो दोस्तों, ये हो जाती है थॉमस हॉब्स की फिलॉसफी, दर्शन। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।